उठते हुए विचारों, कल्पनाओं, कामनाओं को रोकना असंभव सा है, क्योंकि प्रकृति द्वारा छेड़ा गया वो उपक्रम है अपनी चैतन्य क्षमता को, अपनी इमीडिएट अटेंशन को अपने अधिकार में लेना है कि जब जो मैं चाहूं सोचूं, जितना जिस विषय पर चाहूं विचार करूं, और जब मैं चाहूं उस विषय से, कल्पना से हट जाऊं। ज्ञान से अगर आपका तात्पर्य सूचनाओं का संकलन मात्र है तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का वास्तविक तात्पर्य सर्वथा भिन्न है। इसीलिए हम लोग शिक्षा और विद्या में भेद करते हैं। जो लोग ध्यान को केवल एक विरक्ति, एक वैराग्य, एक संन्यास, दुनिया के दायित्व से विमुख होना मानते हैं, दे आर कमिटिंग ए ब्लंडर। और जब आप ध्यान सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी का अभिप्राय क्या है? सावधानी हटी माने ध्यान भटका। क्या बिना ध्यान के ड्राइविंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या बिना ध्यान के एग्जामिनेशन आज तक देते रहे क्या? नहीं दे सकते। तो जिन लोगों ने भी कहा ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, मुझे वो व्यक्ति दिखा दीजिए जिसने बिना ध्यान के आज तक कोई अच्छी मूवी देखी हो। ध्यान एक वर्कशॉप है, एक प्रयोग है, एक युक्ति है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुम अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को प्रशिक्षित करते हो। यू ट्रेन योर अवेयरनेस। नमस्कार। ध्यान सीरीज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं सत्यप्रिया। ध्यान के विषय में हम सब एक बात समझते हैं कि ध्यान हम सबके लिए बहुत आवश्यक है और ध्यान हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है और साथ ही एक नई ऊर्जा का भी संचार करता है। लेकिन ये भी सच है कि जब भी हम ध्यान के विषय में सोचते हैं तो मन में कई प्रश्न उठते हैं, कई शंकाएं उठती हैं और कई दुविधाएं भी उठती हैं। प्रश्न जैसे कि हम इस भाग दौड़ भरे जीवन में किस तरह से ध्यान की शुरुआत करें। शंकाएं और दुविधाएं जैसे ध्यान करते समय हमारे मन में बहुत से विचार उठते हैं, क्या विचारों का उठना सही है या नहीं है। इस तरह की कई प्रश्नों, दुविधाओं और शंकाओं का समाधान पाने के लिए आज हम स्वागत करते हैं आध्यात्मिक गुरु एवं वेदांत शिक्षक श्री दिनेश कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब भी हम ध्यान के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर हम ध्यान की शुरुआत करें तो मन में कई विचार उठते हैं, तो क्या ध्यान मन के इन विचारों को समझने का एक माध्यम है या मन के विचारों को शांत करने का माध्यम है? मस्तिष्क में चलने वाली उथल पुथल केवल विचारों के द्वारा नहीं होती, उसमें कल्पनाओं का, स्मृतियों के जागरण का, कामनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ध्यान का उद्देश्य वस्तुतः है उन्हें शांत करने से कहीं अधिक उन्हें साक्षी भाव से अनुभव करना है। उठते हुए विचारों, कल्पनाओं, कामनाओं को रोकना असंभव सा है, क्योंकि प्रकृति द्वारा छेड़ा गया वो उपक्रम है जिसे रोका नहीं जा सकता। पर हां, अपने भीतर उस चैतन्य क्षमता जो उसे अनुभव करती है, उसे एक कदम पीछे करके साक्षी भाव में लाना, ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। जैसे जैसे साक्षी भाव दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे उठते हुए मन, बुद्धि, चित्त के धरातल पर अनेकों प्रकार के विक्षेप, वो फिर अपना साम्राज्य और अधिकार हमारी मनस्थिति पर बिठा नहीं पाते। तो अगर स्पष्ट रूप से पूछा जाए तो ध्यान का उद्देश्य उन्हें रोकना नहीं है, अपितु साक्षी भाव से अपनी चैतन्य क्षमता को, अपनी इमीडिएट अटेंशन को अपने अधिकार में लेना है कि जब जो मैं चाहूं
सोचूं, जितना जिस विषय पर चाहूं विचार करूं, और जब मैं चाहूं उस विषय से, कल्पना से हट जाऊं। तो ये साक्षी भाव का अधिकार प्राप्त करना ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये है कि विचार ध्यान में अगर उठते भी हैं तो वो हमारे शत्रु नहीं है, पर क्या वो हमारे मित्र हैं, या शत्रु और मित्र दोनों ही नहीं है, केवल दृष्टा के भाव से हमें उन्हें दूर से देखना है? ध्यान के अतिरिक्त अगर कहें तो विचारों के बिना तो मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता। न लक्ष्य की अवधारणा, न उसे प्राप्त करने के लिए योजनाएं, नीतियां, संसाधनों को जुटाना, मार्ग में आने वाले जितने भी अवरोध हैं उनका सामना करना, ये सभी कुछ विचारों के साम्राज्य से ही संभव है, और आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। ध्यान का उद्देश्य, जैसा मैंने पूर्व में कहा, एक ऐसा अधिकार प्राप्त करना, कब, किस विषय पर कितना चिंतन कहाँ तक किया जाए, इस अधिकार की प्राप्ति, इस स्वयं प्रभुता संपन्न होने की प्राप्ति, ये ध्यान का उद्देश्य है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि सपाट कह दें कि विचार हमारे शत्रु हैं अथवा मित्र हैं। विचार विचार है, अनेक बार लक्ष्य सिद्ध करने के लिए परम मित्र हैं, अनेकों बार वही विचार शत्रु बन उठते हैं। तो निर्णय कौन लेगा? तो अतः हम केवल विचारों को दोष नहीं दे सकते, कहीं न कहीं अधिकार पीछे किसी और के पास है, और ध्यान उसी का प्रशिक्षण है, विचारों का नहीं, उसका, जो ध्यान की अवधारणाएं, कल्पनाओं की अवधारणाएं, स्मृतियों की अवधारणाएं, अनुभव इत्यादि करता है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की कि किस तरह से इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या में हम थोड़ा थोड़ा समय निकालकर ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। कई लोगों ने, जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, ध्यान की शुरुआत करने की का जो ये क्रम है ये शुरू भी किया होगा, लेकिन मुझे लगता है, मुझे मिलाकर बहुत सारे लोगों में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि विचार तो उठते ही हैं। आपने कहा कि अपने सांसों के बारे में सोचो, अपने सांसों को देखो, किस तरह से हमने श्वास लिया और किस तरह से हमने श्वास छोड़ा, लेकिन उस समय भी बहुत विचार जो हैं वो मन में आते रहते हैं। तो क्या विचारों का उठना असफलता है, या फिर ये केवल शुरुआत है? कदापि नहीं। असफलता का मूल्यांकन विचारों के उठने से कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विचार, जैसा मैंने कहा, कि तो प्रकृति का छेड़ा हुआ उपक्रम है, उनका आना स्वाभाविक है। जन्मों से हम इसी प्रकार के अनुभवों को प्राप्त हैं। तो विचार करना हमें किसी ने सिखाया नहीं। विशेष प्रकार से विचार करना तो सिखाया जा सकता है, पर विचार करना तो हमें जन्म से ही आता है। हाँ। इस खोपड़ी में जो झमाझम है वो अपने आप ही चल रही है। तो हम ध्यान करते समय अगर मन बिखरा रहता है तो उसे असफलता नहीं, एक भिन्न दृष्टि से देखें। और वो दृष्टि ये है, आप कहीं पहुंचने के लिए घर से निकले और आपको पल पल फोन करके पूछें, पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं। आप कहेंगे 100 किलोमीटर का मार्ग है, रास्ते में यातायात भी है, मुझे पहुंचने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग सकते हैं। अच्छा, और फिर भी आपको अगर पूछा जाए, आप 5 मिनट उपरांत फिर कहा जाए पहुंचे नहीं, तो क्या हम पथ पर आरूढ़ हैं तो क्या उसे असफलता मानेंगे? कदापि नहीं। हम यात्रा में रत हैं, हम मार्ग पर हैं, निश्चित है गंतव्य तक पहुंचने में समय लगेगा। तो यात्रा रत होना असफलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ध्यान में भी जब हम ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं तो हम उसे, साधना को असफल चेष्टा कहते हैं। असफल चेष्टा बड़ा सुंदर और बड़ा प्रिय शब्द है। ये शिरोधार्य कर लेना चाहिए, इसे बहुत मुक्त हृदय से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि असफल चेष्टा रूपी संज्ञा ये एक साधक के जीवन में लंबे समय तक चलती है।
वो प्रयास करता है, असफल होता है, प्रयास नहीं छोड़ता, ना प्रयास छूटते ना असफलता पीछा छोड़ती। पर वो एक बात के लिए निर्धारित है कि ठीक है, ये मेरा पथ है, मुझे इसी प्रकार इस ध्यान रूपी पर्वतारोहण में, माउंटेनरिंग में मुझे ऊपर चढ़ना है। तो इसे कदापि कभी भी असफलता नहीं मानना, ये स्वीकार कर लेना विचारों को अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। तो दोनों समानांतर पैरेलल चलेंगे। विचार अपनी उथल पुथल मचाएंगे, मैं अपना कार्य करूंगा, करूंगी। देखना एक ही बात का है, वो क्या कि फोकस, जैसे कहते हैं केंद्रीभूत होना, वो किसके हाथ लगा? केवल विचारों के, या मैंने भी बीच बीच में झपट कर अपने अधिकार में लेने की चेष्टा की? छीना झपटी चलेगी। दिस इज टग ऑफ वॉर। कभी लगेगा रस्सी मन के बिखराव की ओर चली गई, कभी लगेगा कि नहीं, मैंने अपने अधिकार में लेके कुछ देर आंशिक स्थिरता, ए डेसिमेटेड अटेंशन मैंने प्राप्त की। अगर 3 मिनट भी कोई करता है और 3 मिनट में 20 सेकंड भी अगर आप केंद्रित होना आरंभ हो गए, तो आप उसे विजय मानेंगे, पराजय नहीं। क्यों? क्योंकि किसी और का कब्जा है आपके ध्यान पर। उठने वाले अनघड़ विचारों का, अनियंत्रित विचारों का, आप उसके कब्जे को खाली कराना चाहते हो। वो यकायक अपना साम्राज्य छोड़ देगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप अपने उस संग्राम को कभी भी असफलता नहीं मानना। थोड़ा सा भी 20 सेकंड भी अगर केंद्रित हो गए, जो निश्चित है आने वाले समय में बढ़ेगा, उसे आप सफलता ही मानना। असफलता तो है ही नहीं। पूर्ण ध्यान के बिखराव को भी असफलता उन 3 मिनटों में नहीं मानना, क्योंकि तुम चेष्टारत हो, तुम असफल चेष्टाओं में हो, तुम प्रयासरत हो। प्रयासरत कभी असफल नहीं होता, वो मार्ग में होता है। जब आपने टग ऑफ वॉर की बात की, कभी मन का पलड़ा भारी है और शायद कभी आपका भी पलड़ा भारी है। ऐसे में जब विचार उठते हैं तो क्या उन्हें दबाने का प्रयास करना चाहिए, या जैसे विचार आ रहे हैं उन्हें स्वतः आने देना चाहिए? दबाने से विचार दबेंगे क्या? नहीं। तो फिर ऐसी चेष्टा क्यों की जाए? इसका मार्ग एक ही है। ध्यान के द्वारा हम दबाने का प्रयास नहीं करते, अपितु हम अपने अधिकार में, जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च के द्वारा हमें उतना दिखता है जितना उस टॉर्च का जो गोलाकार बीम है, जहाँ वो पड़ता है। अगर अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाओ, जितनी उसकी परिधि में, उसके रेडियस में, बीम के रेडियस में क्षेत्र आएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा, बाकी अंधकार में रहेगा। तो महत्व क्या है उस बीम का? आप उसको घुमाते जाइए टॉर्च को, वो बीम उधर जाएगा। जिस कैमरे के माध्यम से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी तो इसी पर आधारित है। अभी कैमरा हम पर फोकस है, हमें दिख रहा है, हम दिख रहे हैं। अगर ये कैमरा घूम करके दाएं बाएं कहीं और चला जाए, तो जहाँ ये जाएगा वो दिखेगा। तो महत्वपूर्ण लेंस है, महत्वपूर्ण वो बीम है टॉर्च का। जैसे कैमरे का लेंस, टॉर्च का बीम, ठीक वैसे ही ध्यान है। ध्यान किधर है, कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान करने के अभ्यास के द्वारा हमारे अधिकार में वो बीम, वो लेंस आना आरंभ हो जाता है। हम नहीं चाहते एक प्रकार के विचार पर अत्यधिक स्तर पर सोचना। हम नहीं चाहते कि हम इस विषय पर विचार करें, महत्वपूर्ण कुछ और है, हम उधर लेंस ले जाएं, उधर बीम ले जाएं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम विचारों पर दोष न बढ़ें। अगर हमें कहीं ना कहीं, मैं दोष शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा इस रूप में, अगर कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना है, चेष्टा करनी है, तो लेंस पर करनी है कि मैं किस प्रकार अपने लेंस को हटाऊं। इसके लिए आरंभ में हम एक छोटा सा प्रशिक्षण भी देते थे, अभी भी दे सकते हैं, कोई भी इसे कर सकता है, करके अभी अभी सुनते सुनते भी देख सकता है। हो सकता है सुनते हुए भी किसी का ध्यान भटक जाए, संभव है। तो अगर भटक जाए तो हम क्या कहते थे
सिर झटक के उससे छुड़ा लो। साहब ये तो बड़ा मूर्खता भरा है। सोची समझी मूर्खता है ये। और सोची समझी मूर्खता या तो कोई अपराधी कर सकता है या मनस्वी। उद्देश्य गलत है तो अपराधी, उद्देश्य सार्थक है तो मनस्वी। तो मनस्वी की भांति ये सोची समझी मूर्खता करो। सिर झटक लो और झटक करके अपने आप को उस चल रहे विचार के प्रवाह से छुड़ा लो जो अचिंत चिंतनम, माने जो सोचा नहीं जाना चाहिए सोचते ही चले जा रहे हैं, छूट ही नहीं पा रहे हैं, उसके आवेश में आ गए हैं, उसने पूरे अस्तित्व को अपनी आगोश में ले लिया। झटक दो। मन में भाव आएगा, यहाँ तो दिन भर हजारों विचार आते हैं, कितनी बार झटकेंगे, जितनी बार वो विचार आएंगे। इसी प्रकार झटकना। तो क्या ऑफिस में काम करते समय, ट्रेन में जाते समय बार बार गर्दन झटकेंगे तो क्या आसपास के लोगों में व्यंग नहीं बन जाएगा? क्या हो गया? सर्वाइकल हो गया? कोई ऐसी गर्दन की समस्या है या ऐसा कौन सा मानसिक तुम्हें आदि व्याधि आ गई, बार बार सिर झटकते हो? सब ठीक तो है? चेकअप कराओ। इसके भी मार्ग हैं। मैंने सिर झटकने के लिए कहा, आवश्यक नहीं कि स्थूल रूप से ही सिर झटक करके उस विचार से पीछा छुड़ाया जाए जो अचिंत चिंतनम बन रहा है। आप उसके लिए कोई और युक्ति भी कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए सुझाव हैं, अपने अपने हजारों प्रकार की युक्तियां हम गढ़ सकते हैं। मैंने इस प्रकार हाथ लेके बैठा हूं और मुझे अगर मान लीजिए किसी एक विचार से अपने आप को छुड़ाना है, बिना किसी को पता लगे मैं अपने एक अंगूठे से अपने हाथ के, ये जो दो अंगूठे और तर्जनी के बीच का खाली क्षेत्र है, कहते हैं एक्यूप्रेशर की दृष्टि से दबाना बड़ा अच्छा होता है। तो कोई नहीं, हम इसे यहाँ रख करके यहाँ दबाना आरंभ कर देते हैं। दबाएंगे तो निश्चित है एक छोटा सा आघात वहाँ पहुँचेगा जो हमें सचेत करने के लिए, to withdraw our attention from that particular ongoing flow of the thoughts, बड़ा सशक्त कार्य करेगा। तो हम इस प्रकार दबा सकते हैं। किसी को पता लगा नहीं पता लगा, पर हमने अपने आप को सजग सचेत किया, झटक दिया, हम हट गए। तो इस प्रकार की अनेकों युक्तियां आप ऐसी ला सकते हो जिसके द्वारा आप चल रहे उस विचार विशेष के प्रवाह से अपने आप को छुड़ाकर कुछ और सार्थक सोच सकते, या जैसा पिछले पॉडकास्ट में कहा गया था 3 मिनट दिन में 3 बार 180 सेकंड श्वासों के प्रवाह के साथ प्रवाहित करना अपनी सजगता को। तो चेज योर ब्रेथ, स्केल योर ब्रेथ, आप उस पर आ जाते हैं, या किसी महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर सोचना अनिवार्य है वो सोच सकते हैं, अपने प्लानर पर आ सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट पर आ सकते हैं। कुछ भी आप करना चाहें जो सार्थक है, आप उस पर अपने आप को ला सकते हैं। आज के युवा की अगर बात करें तो आज के युवा के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मानसिक शांति है वो नहीं है। तो जब आप टॉर्च की बात करते हैं तो ज्ञान भी तो एक टॉर्च जैसा ही है जो अंधकार को दूर कर रहा है। तो क्या ज्ञान काफी नहीं है? ध्यान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान से अगर आपका तात्पर्य सूचनाओं का संकलन मात्र है तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का वास्तविक तात्पर्य सर्वथा भिन्न है। इसीलिए हम लोग शिक्षा और विद्या में भेद करते हैं। शिक्षा अनेकों विषयों पर अनेकों प्रकार की जानकारियां, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैनी सब्जेक्ट्स। और विद्या प्राप्त जानकारियों को किस प्रकार न्यायोचित स्वरूप में, इन द मोस्ट जस्टिफाइड मैनर हम प्रयोग करते हैं, उसे विद्या कहते हैं। विद्या जीवन जीने की कला, निर्णय लेने की क्षमता है। शिक्षा केवल सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। एक ही प्रकार की सूचनाओं को शिक्षा की दृष्टि से कोई गलत प्रयोग कर सकता है, कोई बड़ा ठीक प्रयोग कर सकता है। शिक्षा तो एक है, डॉक्टर, वकील इत्यादि सब एक से बने, पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं है क्या?
आकाश पताल का भेद है। वो भेद कौन उत्पन्न कर रहा? शिक्षा नहीं कर रही। शिक्षा तो सिलेबस सबका एक ही था, विद्या कर रही। विद्या का भेद है। अगर ज्ञान से तात्पर्य केवल शिक्षा है, सूचनाएं हैं, तो नहीं, वो नहीं। अगर ज्ञान से तात्पर्य सजगता, निर्णय लेने की क्षमता है, तो हाँ, विद्या विद्या अनिवार्य है। केवल शिक्षा मात्र से व्यक्ति ठीक निर्णय कहाँ ले पाते हैं? विद्या अगर मनुष्य के पास है तो वो जितनी भी शिक्षा उसके पास होगी, कम या अधिक, उसका वो न्यायोचित प्रयोग कर पाएगा, जीवन में उसको सार्थक कर पाएगा। अन्यथा प्राप्त जानकारियां, प्राप्त सूचनाएं कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वो मनुष्य को स्थिर बैठने नहीं देंगे। कारण क्योंकि शिक्षा का काम मन को स्थिर करना नहीं है। गलत उपकरण से गलत काम कर रहे हैं। हम लोग किचन में देखते हैं कि किचन में बर्तन उठाने के लिए एक अलग प्रकार का उपकरण होता है, संडासी कहते हैं उसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में, अन्य क्षेत्रों में अलग नाम होगा। अब उसकी जगह आप कोई पेचकस ले लीजिए, तो क्या पेचकस से आप बर्तन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। हर कार्य के लिए उसका उपयुक्त उपकरण होना, टूल होना बड़ा आवश्यक है। आप शिक्षा को मन की स्थिरता का टूल नहीं बना सकते, उसका काम वो नहीं है। तो जिसका काम वो है उसकी बात करें, वो कार्य विद्या का है, वो कार्य अध्यात्म माने चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। कॉन्शियसनेस के प्रयासों से मन स्थिर हो सकता है। केवल शिक्षा अपर्याप्त है, अपूर्ण है। अपितु ये भी हो जाता है कि अत्यधिक जानकारियां मनुष्य को अनेकों बार इतना अस्थिर कर देती हैं कि स्वयं में ही उलझ के रह जाता है। क्या करूं, क्या न करूं? ये जो ऊहापोह किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था है, ये कई बार अत्यधिक जानकारियों का भी तो परिणाम हो सकती है। जानकारियां जहां एक तरफ बहुत अनिवार्य हैं, व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, पर वहीं अगर ठीक से हमारी सजगता ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वो बोझ भी बन सकती हैं। तो आज शिक्षा को मन की स्थिरता का आधार नहीं मानना चाहिए, वो उसका क्षेत्र नहीं है। ये मन की स्थिरता, मन की शांति, मन का केंद्रित होना इत्यादि, ये अध्यात्म के विषय हैं, ये चेतना के विषय हैं। अतः हम वो आशा शिक्षा से नहीं, आध्यात्मिक प्रयासों से करें। तो क्या ध्यान ज्ञान के बाद आता है या ध्यान ज्ञान के सच्चे द्वार खोलता है? अगर गहराई से जानो तो यहाँ एक मैं नया पृष्ठ खोल रहा हूँ। आई एम अनरेवलिंग अ न्यू पेज। हम जिसे ज्ञान कहते हैं माने समझ, मैं मोटे रूप से ज्ञान को अब समझ की संज्ञा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हमें ये ज्ञात है कि हमें जो कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त हैं, समझ है, वो हमने जो देखा, जो सुना, अनुभव किया, छुआ इत्यादि, केवल यही है। पर ये तो बहुत थोड़ा है। ज्ञान का वास्तविक द्वार और जो खजाना है वो तो मनुष्य के भीतर बोध के स्वरूप में होता है। बोध माने ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। इसका ज्ञान न होने से पूर्व, माने हमें जब पता नहीं होता तो हम इस पर विश्वास आरंभ में नहीं करते हैं, क्योंकि हम अभी तक जीवन जिस ढर्रे पर जी रहे, जिस परिपाटी पर जी रहे, वो तो इतनी है कि जब तक आपने किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, चखा नहीं, आपको क्या पता? आपको किसने बताया? आप कैसे जानते हो? ध्यान इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे अपने ही भीतर बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त होनी आरंभ हो जाती हैं। और फिर उसके लिए किसी से पूछो, हाउ डू यू नो अबाउट दिस? तो उसका उत्तर होता है, आई नो, बट हाउ? आई डोंट नो, बट आई नो अबाउट इट। सामने वाला प्रश्न करता, नहीं, किसी से सुना होगा, किसी ने तुम्हें यह समझ दी होगी,
किसके साथ उठ बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं से तुमने इसको सुना है। वो बेचारा कितना भी कह ले कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं सुना, बट आई डोंट नो हाउ, बट आई समहाउ नो दैट। आप उसे नकार नहीं पाते। वैसे विषय नहीं है, मैं जोड़ दूं, इंट्यूशन यहीं आती है। जो मन में अपने आप भाव उभरता है, स्फुरना, इल्हाम जिसे कहते हैं, वो यहीं उभरता है। वो इसी बोध में आता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिस पर बाहर के किसी भी उपकरण पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ज्ञान किस दृष्टि से हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो समझ की दृष्टि से है, गहरी समझ माने बोध, गहरी समझ को बोध कहेंगे। मैं दोनों शब्दों को अलग कर देता हूं ताकि भेद करके समझने में सहजता रहेगी। बोध, हाँ, ध्यान के द्वारा ही बोध प्राप्त होता है। वो बोध भी जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, वो भीतर ध्यान का ही परिणाम होता है। तो ज्ञान जो बोध स्वरूप है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन, वो ध्यान का ही विशुद्ध परिणाम है। कई बार ऐसा भी होता है, खासकर अगर युवाओं की बात करें तो एक पीयर प्रेशर होता है और समाज में उनको एक अपना, जैसे कहते हैं कि दे हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। उसमें कई बार युवाओं के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो ध्यान करना शुरू करते हैं तो आसपास जितने और उनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार तुम अगर ये शुरू कर दोगे तब तो तुम अपने एम्बिशन से हट जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे। तो कई बार इस तरह के विचारों से भी ग्रसित होते हैं युवा, क्योंकि आसपास का समाज ऐसा है जो उन्हें शायद इस मार्ग पर बढ़ने नहीं देता। ऐसे में इससे कैसे डील करें, कैसे टैकल करें? बहुत व्यावहारिक प्रश्न है ये। जो लोग ध्यान को केवल एक विरक्ति, एक वैराग्य, एक संन्यास, दुनिया के दायित्व से विमुख होना मानते हैं, दे आर कमिटिंग ए ब्लंडर, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्लंडर। और ये ब्लंडर क्या है, आप मुझे बता सकते हो कि आपने जीवन में आज तक बिना ध्यान के क्या क्या काम किए? कोई भी नहीं कर सकते। और जब आप ध्यान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी का अभिप्राय क्या है? माने ध्यान भटका। सावधानी हटी माने ध्यान भटका। तो जीवन का कौन सा ऐसा पल था जब आपने ध्यान नहीं किया? क्या बिना ध्यान के ड्राइविंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या बिना ध्यान के एग्जामिनेशन आज तक देते रहे क्या? नहीं दे सकते। तो जिन लोगों ने भी कहा ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, मुझे वो व्यक्ति दिखा दीजिए जिसने बिना ध्यान के आज तक कोई अच्छी मूवी देखी हो। कोई भी अच्छी मूवी क्या बिना ध्यान के देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। तो आज से ही कम से कम इतनी बात अपने मस्तिष्क से सर्वदा सदा के लिए हटा दो कि ध्यान करने का तात्पर्य है सन्यासी हो जाना, वैरागी हो जाना, जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों से हट जाना। अतः ध्यान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अच्छा, अगर आपका ध्यान नहीं टिक रहा तो जीवन के जो भी सपने पूरे करना चाहते हो कर पाओगे? जीवन में क्लैरिटी 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 क्या बिना ध्यान के आ सकती है? कभी भी नहीं। उलझते रहोगे सैकड़ों हजारों अतृप्त तृष्णाओं में, कामनाओं में, सो मेनी डिजायर्स। कभी भी ध्यान लगेगा ही नहीं किसी पर, टिकेगा ही नहीं किसी पर। ये ध्यान की ही तो समस्या है कि तुम कहीं टिक नहीं पाते हो। ये ध्यान की समस्या है कि तुम अत्यधिक एंजाइटी का शिकार हो। ये ध्यान की समस्या है कि यू आर ओवरबर्डन्ड बाय स्ट्रेस। ये ध्यान की ही कमी है कि कई बार कोई विषय आके तुम्हें बहुत स्तरों तक डरा जाता है। ये सारी समस्याएं ध्यान की हैं। ये भीतर का खालीपन भी
ध्यान की समस्या है। ध्यान एक वर्कशॉप है, एक प्रयोग है, एक युक्ति है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुम अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को प्रशिक्षित करते हो। यू ट्रेन योर अवेयरनेस, you train your own awareness to act in a particular manner. You train the intensity of your attention upon any subject. किस विषय पर, किस लक्ष्य पर, किस भाव पर कितनी देर कितना केंद्रित होना, ये कौन सिखाएगा? ध्यान। तो जो लोग ध्यान को केवल वैराग्य, संन्यास, इस युवा अवस्था में पीछे हट जाना मानते हैं, दे आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट प्योर ब्लंडर। मैंने जो कुछ कहा, तुम चाहो तो वीडियो को यहीं पॉज कर लो, मेरा सुझाव है। पॉज करके पिछले 3-4 मिनट का जो वीडियो था या 5 मिनट का फिर से सुनो, समझ आएगा कि ध्यान जब तक ठीक से नहीं जीवन में लग रहा, तब तक समस्याएं अत्यधिक होंगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। क्या टाइम मैनेजमेंट तुम बिना ध्यान के कर सकते हो? कभी नहीं। लोगों में समस्या है। मैं विषय लंबे नहीं ले रहा हूं, पर केवल उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि सत्यप्रिया ने उद्देश्य ऐसा दे दिया। काम टालना इस धरती पर 99% लोगों की समस्या हो सकती है। काम क्यों टलता है साहब? क्योंकि ध्यान भटका होता है। जो मनुष्य की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसे गंभीरता से आप देखते ही नहीं हो, इसीलिए ध्यान भटकता है, काम टलता है। तो ध्यान के बिना तो जीवन एक क्षण भी नहीं है। ध्यान के बिना तो आप बस पर चढ़ नहीं सकते। बस का जो पेडेस्ट्रल होता है, जहां पैर रख के चढ़ते हैं, आपका ध्यान कहीं हो तो आप क्या होगा? हो सकता है कि बस आगे चली जाए और आपका पैर ऊपर पेडेस्ट्रल पे चढ़ी लग ही ना पाए, आप गिर जाओगे। बिना ध्यान के शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहां एस्केलेटर लगे हैं। कोई व्यक्ति बिना ध्यान के एस्केलेटर उतरना या चढ़ना क्या संभव है? बहुत से लोग जो पहली बार मॉल में आते हैं, मैंने देखा एस्केलेटर पर कितनी सावधानी होती है। उनको ही क्यों, हमें भले आज वर्षों हो गए तो भी अगर हाथ में सामान होता है, कुछ होता है, तो हम सामान के साथ संतुलन बनाए हुए स्थिर होकर तभी उस पर कदम रखते हैं। तो किसके द्वारा रखते हैं? ध्यान के द्वारा। तो हम ध्यान को क्यों ऐसा मान रहे कि वो लक्ष्य से हटा देगा? जो लोग कह भी रहे वो अज्ञानता के वशीभूत कर रहे, क्योंकि उन्होंने ध्यान का जो मर्म है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन, अटेंशन, समझा ही नहीं। उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि अगर ध्यान के द्वारा सजगता को, अवेयरनेस को ट्रेन कर लिया, प्रशिक्षित कर लिया, तो जब जिस विषय पर जितना हमें सोचना चाहिए, जिस गहराई से सोचना चाहिए, वो हम कर पाएंगे। जीवन के लक्ष्य जिस किसी ने भी प्राप्त किए, क्या उसने भटके हुए ध्यान से प्राप्त किए? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे उनका उदाहरण मत दे देना कि किसी लंगूर के हाथ में कोई बहुत बड़ा गुच्छा हाथ में आ गया तो तुम कहो कि साहब उसका तो ध्यान लगता ही नहीं था, उसको मिल गया। मैं भले ही भाग्य में कितना विश्वास करता हूं, मैं इस विषय को तो नहीं लूंगा, पर किसी के हाथ अगर अचानक आ गया तो उसको तुम सामान्य सिद्धांत मत मान लेना। कभी भी किसी ने कोई भी बड़ी उपलब्धि ध्यान के बिना नहीं की। नए आइडियाज कहाँ आते हैं बाबूजी? ध्यान में। आइडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग माने ध्यान लगाना। नए रचनात्मक, द क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी इज एन आउटकम ऑफ ध्यान। इसलिए ध्यान वो प्रक्रिया है, वो प्रशिक्षण है, वो कार्यशाला है जिसके द्वारा तुम सबल, सक्षम, कैपेबल बनते हो कि तुम जो कोई भी उद्देश्य जीवन में पाना चाहते हो उससे पा सको। जिन चुनौतियों का सामना तुम्हें करना चाहिए तुम कर सको। भागो नहीं और ना ही तुम
एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हो सको। अगर मस्तिष्क में इतनी क्षमताएं हैं, जो आज जितने भी आज आधुनिक मस्तिष्क के वैज्ञानिक हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना तो ये है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में मस्तिष्क की निहित क्षमताओं का, द इनहेरेंट कैपेसिटीज ऑफ द ब्रेन, उसका डेसिमेटेड लाखवां अंश भी प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उतना विकसित नहीं है। ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताओं को जागृत करने का, टू एक्सप्लोर द अनचार्टेड, द डॉर्मेंट पोर्शंस ऑफ योर ब्रेन, उसका मार्ग है। इस पर तो विज्ञान ने कई बार अनुभव प्राप्त कर लिए कि ध्यान को प्राप्त कोई भी अगर साधक है, एनीवन, the maximum areas of the brain are explored when you're in deep state of meditation, not otherwise. अन्यथा तो लगा बधा सा मनुष्य का जीवन, लगे बधे से उपक्रम, उठना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, चाय पीना, शेव करना, ब्रश इत्यादि होना, कपड़े पहनना, चल निकलना और घर से ऑफिस तक पहुंचना और हेलो हाय करते हुए एक वही लगा बधा जवाब देना। ये पूरी जीवन की जितनी लीला है, ये सारी मस्तिष्क के नगण्य डेसिमेटेड क्षेत्र का काम है। बाकी सारा ठीक वैसे ही है जैसे बड़े महंगे मोबाइल के अनगिनत फीचर्स में हमें कुछ और एक्सप्लोर करना आता ही नहीं है। एसएमएस देख लिए, व्हाट्सएप मैसेज देख लिए, यूट्यूब देख लिया, इंस्टा देख लिया और कॉल कर ली या अटेंड कर ली, उसके अतिरिक्त उसमें और क्या क्या है पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस और ध्यान दिया ही नहीं है। अब बताओ, क्या ध्यान तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों से पीछे हटाएगा या जोड़ेगा? सोचो, तब बताना। कौन क्या कहता है, तुम उस पर केवल अपने जीवन की महत्वपूर्ण दिशा को आधारित करोगे क्या? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो सुनते रहो, फिर निर्णय तुम्हारा है। ध्यान से सोचना ध्यान के विषय पर। और इस पॉइंट पर मैं अभी अपने सारे व्यूअर्स को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा पिछला पॉडकास्ट जिन्होंने नहीं देखा वो भी अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पर आचार्य जी ने बहुत ही सरल तरीके बताए हैं कि किस तरह से हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बार हमारा पिछला पॉडकास्ट भी ज़रूर देखेगा। और जिन्होंने शुरुआत कर दी है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप उस मार्ग पर चल चुके हैं। तो जिन्होंने शुरुआत की है, कई बार मन में ऐसा भी प्रश्न आता है, हमें स्वयं पर ही संदेह होने लगता है कि क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। Am I on the right path and am I making progress? तो क्या प्रगति को मापने का भी कोई तरीका होता है? क्यों नहीं होता? मनुष्य जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा, उसे अपनी प्रगति स्वयं के भीतर अनुभव होगी। कैसे? निश्चित है, उतने अंशों में एक तो भीतर स्थिरता, एन इनर स्टेबिलिटी, वो भले ही थोड़ी थोड़ी सी विकसित हो, उन्हीं आरंभ हो जाएगी। दूसरा, मनुष्य को कब कौन सी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चुप रह जाना ही बेहतर है, उत्तम है, ये अधिकार ध्यान के द्वारा प्राप्त क्षमता से होगा। अर्थात योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड विल टच न्यू लेवल्स, वो एक ऊंचे स्तर को प्राप्त होगा। सामान्यतः कहाँ तुम्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड, तुम चुप रह गए, तटस्थ बने रहे। पर जैसे ही परिवर्तन होगा ध्यान के द्वारा, तुम उठ करके प्रतिक्रिया दोगे, यू विल रिस्पॉन्ड। कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना, ये जब अधिकार प्राप्त होना शुरू हो जाएगा अपने अंदर, तो ये प्रगति है जो ध्यान का परिणाम है। और जैसा मैंने कहा, स्टिलनेस, इनर स्टिलनेस, भीतर एक स्थिरता, एक काम, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन है जो किसी बाहरी और प्रयास से संभव हो ही नहीं सकता था।
हाँ, ये बात अलग है कि एकाएक बहुत सी अपने आप से आशाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 4 10 दिन हमने ध्यान के प्रयोग किए और पता लगा कोई चिंता का ऐसा कारण बन गया जो आया, लॉट ऑफ टेंशन, उसने आके तुम्हारे सारे प्रयासों पर बाढ़ की तरह पानी फेर दिया, लाइक अ फ्लड, और तुम कहो कि ध्यान से तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम ये भी तो समझो, छोटा पहलवान छोटी कुश्ती, अभी क्षमता थोड़ी है, अभी बड़े बड़े तनाव को जूझने के योग्य तुम्हारे भीतर ध्यान सबल नहीं हुआ। अपनी उतनी एंड्योरेंस को मत मानो। पर कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं, बहुत कुछ धीरे धीरे होना आरंभ हो रहा है। इतना लंबा अभ्यास जीवन का जो पिछले जन्मों से आया, उसे बदलने में, नई क्षमता के जागरण में कुछ तो समय लगेगा ना। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। निश्चित प्रभाव, परिणाम आकर के ही रहेगा, एंड दिस इज इम्यूटेबल, अकाट्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर हाँ, मोमबत्ती जितनी लौ से तुम खाना पकाने की आशा मत करना, घर के चूल्हे से लोहे को गलाने की आशा मत करना। अभी जितनी फ्लेम है ना, इंटेंसिटी, उतने ही काम की आशा करना, पर वो असफल नहीं रहोगे, ये बात निश्चित जानो। इस मार्ग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ध्यान करते हुए असहज भी हो जाता है। क्या ये नॉर्मल है? और दूसरी बात ये कि कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपके मन में ध्यान के बाद जो भी विचार आए उनकी एक जर्नल बना लो, कहीं लिख लो कि आज ऐसा ऐसा रहा मेरा जो ध्यान का, मैंने आधा घंटा ध्यान किया, उसमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे। इज इट अ गुड थिंग टू डू? सत्यप्रिया, यू आर टेकिंग अ लीप फॉरवर्ड। छलांग लगा दी तुमने। क्यों? अभी तो हम शुरुआत की बात कर 3 मिनट वालों को संभाल रहे हैं, तुम तो सीधा आधे घंटे पे चली गई। किसी और पॉडकास्ट में बात करते हैं फिर इसके बारे में। क्योंकि जब उतनी अवधि तक कोई स्थिरता से ध्यान के लिए बैठेगा, तभी उसके भीतर से वो भाव उभरेंगे जो नोट करने योग्य हैं। अभी यकायक हम नहीं कह सकते। उलझे उथले मन में 3 मिनट के बाद यकायक अभी सार्थक भाव नहीं उभरेंगे। अभी उसके लिए हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा। और तुम्हारे प्रश्न का पहला भाग क्या था, उससे दोहराओ अगर स्मरण हो तो। अजर जी, कई बार ऐसा भी होता है कि ध्यान करते हुए व्यक्ति असहजता महसूस करता है, असहज हो जाता है, तो क्या ये नॉर्मल है? असहज होना मनुष्य की प्रकृति में बड़ा नॉर्मल है, सामान्य है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना। देखो, मनुष्य की जो अवेयरनेस है ना, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बहुत थोड़ा पता है, अधिक नहीं पता। इसे हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय मनीषा में कहते हैं कि मनुष्य की सजगता एक ऐसा औंधा वृक्ष है, इन्वर्टेड ट्री, जिसकी शाखाएं और पत्ते तो नीचे की ओर हैं, जड़ें आकाश में फैली हैं, माने जड़ें दूर दूर आकाश में गई हैं। किसके लिए कहा? अवेयरनेस के लिए। हम अवेयरनेस के बारे में जानते नहीं हैं, शरीर के बारे में जानते हैं, मोटा, पतला, बिना बाल वाला, बाल वाला, 6 एब्स इत्यादि, ये शरीर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इनर एनाटॉमी के विषय में भी बहुत कुछ पता लग गया, पर सच पूछो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द अवेयरनेस, बहुत कम पता है हमें। हमें नहीं पता हमारी सजगता के, हमारी अवेयरनेस के कितने पार्ट्स हैं और वो कहाँ कहाँ एट्रीब्यूटेड, असाइंड, बिखरे हुए हैं। अभी देखो ना, अब तुम्हारा हृदय धड़क रहा, तुम्हारे सारे भीतर के अंग चल रहे, तुम्हारी अटेंशन का, अवेयरनेस का कोई तो अंश है जो इनको भी चला रहा। ये सारा ऑटोमेटेड भी संभालने वाला कोई अंश तो है ना। तो भीतर की जो इंटेलिजेंस है, कोई तो संभाल रहा, कोई मुझे सुन रहा, कोई मुझे समझने की चेष्टा कर रहा, कोई तुम्हारे भीतर सुने हुए और समझे हुए को अपनी स्मृति में ले जा रहा,
और कोई क्रिटिकल माने भीतर से तर्क वितर्क कुतर्क ला करके अप्रेजल करके मेरी बात को कहीं कहीं बीच में उसके प्रति संशय अथवा विश्वास भी कर रहा, तो तुम्हारे भीतर तुम्हारी अवेयरनेस के कई सारे मेंबर्स इस समय भी सक्रिय हैं। हम अपनी अवेयरनेस को भी जानते नहीं, अब कौन सा भाव उसमें से कई बार उठ करके आ सकता है जो हमें असहज भी कर सकता है। और सबसे असहज कौन करता है पता है? ये जो हमारे भीतर बैठे हुए महान सिद्ध बाबा। कौन? माइंड, मन 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 मन, जिसे हर घड़ी कुछ नयापन चाहिए। मुझे लगाओ, मुझे टकाओ, मुझे कोई नई चीज़ खिलाओ, मुझे कुछ नया पहनाओ, मुझे कुछ नया दिखाओ, मुझे ये चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, बाबूजी बोर हो गए, बाबूजी उकता गए, बाबूजी को कुछ चेंज चाहिए। इसे संभालना आसान है क्या? इसे संभालना आसान नहीं है। आरंभ में ये जो बाबूजी है ना, मन रूपी बाबूजी, ये बहुत आकर के परेशान करते हैं, इतना करते हैं कि पूछो मत। ये कब किस बात से रंग जाएं, इट बिकम्स कलर्ड बाय व्हाट यू डोंट नो। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे उसका भाव अच्छा नहीं लगा, उसने मेरी तरफ ठीक से देखा नहीं है, मेरा आज सुबह झगड़ा हो गया, मेरा ये काम होने वाला है। तो उस दिन क्या होगा? अगर ये सारी बातें हावी होंगी तो वो 3 मिनट के जो तुम्हें प्रयोग करने हैं श्वासों के, उन पर भी हावी होंगी। तुम प्रयास करोगे कि मैं श्वास का पूरी अवेयरनेस से पीछा करूं, सांस का, पर वो जो मन है ना, वो उठा के बात ले आएगा, मेरा मन ठीक नहीं है, भाड़ में गया सब, ये मुझसे नहीं हो रहा, छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसी को साधना कहते हैं। साधना कुछ और होती, गुफाओं में बैठ के होती है। किसने कहा केवल गुफाओं में होती है? ये बेटा अपने मन की गुफाओं में, मस्तिष्क की गुफा में होती है। सबसे बड़ी साधना का प्रयोग जिस गुफा में, जिस हिमालय में होता है, वो तुम्हारे अपने भीतर है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि कोई हिमालय जाए, कोई गुफाओं में बैठे, कोई कपड़े रंग करके पहने, नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ, जितने रंग उतारने हैं वो अपने भीतर हैं, जितनी गुफाएं बनानी अपने भीतर हैं। क्यों? क्योंकि ये मन बार बार आकर के विक्षेप बनेगा, डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शन, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन बन के आएगा। तैयार रहना, कोई बात नहीं, अपने आप को फिर समझाना, कोई नहीं, इस विषय पर मनन करेंगे, विल कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस, पर अभी 3 मिनट मुझे इस पर लग जाने दो, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त स्थिरता से मैं और अच्छे से सोच पाऊंगा, सोच पाऊंगी। मैं अच्छे से सोच पाऊंगा तभी तो कोई ठीक डिसीजन लूंगा, लूंगी ना। मेरा दिमाग ही अगर खराब रहेगा तो क्या सोचूंगा, क्या सोचूंगी, हाथ पैर पड़े रहेंगे। ये अपने आप को समझाना पड़ेगा ध्यान के लिए। जिस मन रूपी बाबा जी की आपने बात की, ये बाबा जी बड़े बदमाश भी हैं, क्योंकि कई बार यही बाबा जी हमें कहते हैं कि नहीं, आज ध्यान मत करो, आज तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और उसकी सुनकर शुरुआत में हम छोड़ भी देते हैं। आई थिंक ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर ध्यान 2 दिन 3 दिन छूट जाए तो यही मन रूपी बाबा जी जो हैं, ये गिल्ट भी पैदा कर देते हैं कि अरे हमने सोचा था कि हमें करना है और 3 दिन छूट गया। तो इस गिल्ट से कैसे बाहर आए? पहली बात, मन गिल्ट नहीं पैदा करता। अब यहां थोड़ा एक भेद करते हैं। हालांकि इस विशेष एपिसोड का विषय नहीं, उसको हम बाद में कभी लेंगे, पर हमें समझना होगा कि हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने, जो हमारे आदिकाल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मनुष्य की अवेयरनेस में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो 4 हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन माने डिजायर्स, ओनली डिजायर्स। बुद्धि, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सजेशंस। चित्त, टू ट्राई टू रिमेंबर, मेमोरी करना, पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करना, लाना। और अहंकार माने आई एग्जिस्ट विद माई नेम,
with my form, with my experience, I exist. अहम का आकार, मैं हूँ. इसका अर्थ केवल ईगो नहीं है, अंग्रेजी वाला ईगो. इसका अर्थ है कि आई एग्जिस्ट, अहम का, मैं हूँ, अहम का आकार. मन तो चाहता है कि बस हो गया ना, बहुत है, वो तो भटकाना चाहता है. ये जहाँ से गिल्ट आता है ना, वो वस्तुतः है अहम का आकार है, जिसे मोटे रूप में अहंकार कहते हैं, और जिसके विषय में हमारी जो सोच है बड़ी बिगड़ी हुई है. ईगो नहीं, ईगो नहीं, इसे ठीक करना पड़ेगा. इसके विषय में कभी अलग से बात करेंगे. उसे लगता है कि क्या मैं इतना बेकार कि मैं एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सका, एक अनुशासन का अनुपालन नहीं कर सकी. इतनी बेकार हूं मैं कि मैंने सोचा कि मैं दिन में 3 बार 3-3 मिनट करूंगा, और मैं बहाने ढूंढ रहा. कभी मैंने बहाने ढूंढ लिए, वो काम पड़ गया ना, ओह आई वाज सो टेंस, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड. पूरी दुनिया की सारी एक्सक्यूजेस लाके मैंने रख दी, और समझाने के लिए अपने आप के सामने भ्रम, एक डेल्यूजन क्रिएट किया कि आई वाज जस्टिफाइड, मैंने इसलिए नहीं किया. वहाँ ये जो अहम आकार है, अहंकार है ना, वो आकर के एक चुनौती देता है. तो इस लायक भी नहीं है क्या कि तो एक छोटा सा डिसिप्लिन जो तेरे निर्माण के लिए, तेरे जीवन के बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, एम्बिशंस के लिए इतना सार्थक हो सकता था, तो उसको भी फॉलो करे, नहीं कर पाया. अच्छा, तो ये किसने कहा? ये अहंकार ने कहा. मन नहीं कहेगा, मन तो कहेगा चल रहा है, चलाओ, भटका रहा है, भटकाओ. ये किसके लिए पूरी दुनिया में सब कुछ बना है? मेरे लिए बना है, अन्यथा वो बनाता ही नहीं बनाने वाला. अभी इतनी सारी 60 सेकंड की रील्स हैं, तो ये किसके लिए हैं? हो सकता है इस वीडियो के भी 60 सेकंड की कोई रील बने शॉर्ट्स में, तो खैर भाव तो वही रहेगा ना. कोई भी कह सकता है कि ये सारी देखते समय क्या गिनती रहती है कितनी देख गए? गिनती नहीं रहती कितनी देख गए. तो वो तो कहेगा कि चलो ये बहुत अच्छा हो रहा है, इसे ही चलने दो. सारा बाजार इसी पर आधारित है, सारे विज्ञापन इसी पर आधारित हैं. वो कभी भी चुनौती नहीं देगा. चुनौती जब भी आएगी ना, वो जो गिल्ट का भाव है वो अहंकार से आएगा. माने द प्योर वर्जन ऑफ ईगो, नॉट द कंटेमिनेटेड वन. और अगर ऐसा आ गया तो उसे गिल्ट नहीं मानना. पता उसे क्या मानना? उसके लिए तो उत्सव मनाना. इट्स अ मूवमेंट टू सेलिब्रेट. क्यों? कोई अब मेरे भीतर घर बना चुका जो मुझे बदलना चाहता है. कोई मेरे भीतर अब स्थापित हो गया जो मेरे इस अनघड़ जीवन से, अस्त व्यस्त जीवन से, अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ माई लिविंग, उससे खुश नहीं है. जो लोग बाहर बैठ के मुझे टोकते थे, उनसे अब कहीं अच्छा मेरे भीतर कोई टोकने वाला मार्गदर्शक आ गया, जिसने गिल्ट माने कि उसने अपनी आवाज को मुझ तक पहुंचाया है, लाइक अनहैप्पीनेस, अप्रसन्नता रूप में, कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू. और यहां क्या कहेंगे हम? आई एम नॉट हैप्पी विद माई ओन सेल्फ. क्यों? क्योंकि आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. तो इट्स ए मोमेंट टू सेलिब्रेट. अगर ऐसा हो, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अभ्यास छूट जाए, प्रैक्टिस छूट जाए, और ऐसा भाव आए, तो गिल्ट नहीं, उसे मानना कि नाउ देयर इज समथिंग नाउ इंस्टिल्ड विद इन मी विच इज ट्रूली लुकिंग आफ्टर मी, और मुझे उसको कान देना चाहिए. आई मस्ट लिसन टू दैट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू एनफोर्स कि इसके भी मैं मानूं, और मैं मन से कहूं तेरे को दिन भर देते हैं ना, कितना और तेरे को टाइम चाहिए? 3 मिनट ही तो मांगे तुझसे, 3 बार दिन में, तो उसमें भी तेरी जान निकलती है. पीछे हटो. जिस दिन ये साइलेंटली ये लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट अपनी अवेयरनेस में अपने भीतर होनी शुरू हो जाए, दैट्स द टाइम फॉर इनर भांगड़ा. क्योंकि ऐसा कहाँ हो पाता है, हम अपने भीतर ऐसा कहाँ कर पाते हैं. बस एक जुनून में सब चलता 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 ही चला जाता है. कहाँ इतना समय आता है कि हम अपने आप को डायसेक्ट करें, आत्मविश्लेषण इन स्तरों का करें. अगर ध्यान के कारण ऐसा हो गया
ताली बजाने का समय है, ये तो गिल्ट नहीं है, ताली बजाने का समय हो गया। एक प्रश्न और है, हो सकता है थोड़ा बचकाना हो, लेकिन अब है तो मैं पूछूंगी आपसे। निद्रा कभी क्या ध्यान में बाधा बनती है? किस तरह से बाधा बनती है, अगर बनती है तो? देखो, आरंभ में अगर लंबे समय तक निद्रा ध्यान में बाधा बनती है, वैसे तो 3 मिनट वालों को कम होगा, ये अनुभव उनको नहीं आएगा। ये अनुभव उनको आता है जो थोड़ा समय ज़्यादा ध्यान में लगाते हैं। अब होता क्या है कि हमें 2 काम जीवन में नहीं करना आते। बाकी तुम दुनिया को जानते, मैं पूरी दुनिया को जानता हूँ, अरे देख लिया, कहते हैं ना लोग, वी नो द एंटायर वर्ल्ड। पर सच क्या है, सब कुछ करना आता है, बस 2 चीज़ें नहीं आती छोटी छोटी, ठीक से सांस लेना, ठीक से सोना, बस ये 2 काम नहीं आते, बाकी मुझे सब पता है। अब क्योंकि ठीक से सांस लेना और ठीक से सोना ही नहीं आता, तो ध्यान के द्वारा जैसे ही एक भीतर स्थिरता आती है, उसी क्षण जो मस्तिष्क है ना, द ब्रेन, वो कहता है हे भगवान, दिस द फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि मैं पहले अपना काम पूरा कर लूँ। और उस समय एक तंद्रा, एक काइंड ऑफ एन इनर्शिया दैट मैनिफेस्ट, और नींद सी आने लगती है, ऐसा होता है। शत्रु नहीं है वो, उस बेचारे को लंबे काल से ठीक से नींद ही नहीं मिली। वो बिस्तर पर पड़ा, सारी रात सपने चलते रहे, सारी रात बेचारा एक्टिव रहा, पूरी रात, और सुबह उठ भी गया तो रात भर एक्टिविटी में उठा। उसे तो आराम दिया ही नहीं आपने, क्योंकि आपने ठीक से सोना उसे सिखाया ही नहीं। उसको तो चिंतन करना आता है, थिंकिंग, आंख खोल के भी चिंतन, बिस्तर पर आंख बंद करके भी चिंतन। बिस्तर पर आंख बंद करके चिंतन को स्वप्न कहते हैं, और आंख खोल करके चिंतन करने को हम कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, मनन कहते हैं। अब जब उसको अवसर ही कभी नहीं मिले तो वो क्या करेगा? वो पहली फुर्सत में वो मस्तिष्क चाहेगा मैं थोड़ा सुस्ता लूं, तो उसे शत्रु नहीं मानना। आरंभ में हम सभी लोगों को, सभी साधकों को जो ध्यान आरंभ करते हैं और जिन्हें ध्यान लगाते ही निद्रा आ जाती है, हम उन्हें कहते हैं बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ गिल्ट। और तुम पहले नींद अगर आ रही है तो ले लो, कम से कम मस्तिष्क शांत होगा। बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, आज से 3 दशक 3 डेकेड्स अगो जब मैंने इसको कराना आरंभ किया था, तो मेरी एक शर्त रहती थी, चाहे मेरी वर्कशॉप 7 दिन की हो, मैं एक ही बात कहता था, यू आर एट एब्सोल्यूट लिबर्टी टू स्लीप इन माई एंटायर वर्कशॉप। सुन के अजीब लगता था, सब लोग समझते थे कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, कि मैं पहले ही व्यंग उड़ा रहा हूँ कि सो नहीं सकते, इसका मतलब पहले कह रहे हैं सो जाओ। पर उनको समझाता था मैं कि अगर तुम मेरी कक्षा में ठीक से नींद प्राप्त कर पाए, गहरी नींद, तो मैं उसे अपनी अचीवमेंट मानूंगा। कि जो तुम अपने घर पर तो कभी प्राप्त नहीं कर पाए, कम से कम मैंने तुम्हें ठीक से सुला तो लिया, इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर तुम्हें अंदर उतनी स्थिरता में दे पाया, क्योंकि मेरा विषय तो चेतना से जुड़ा है ना, कॉन्शियसनेस से, तो मेरे विषय में अगर तुम्हें ठीक से सोना आ गया उस क्लास में भी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, जो तुमसे छूट गया बाद में, अभी कम से कम ठीक से सो तो जाओ। उसका बहुत लाभ हुआ है। बहुत से लोग बहुत शांत होकर के क्लास से बाहर रहते थे। जो मैंने बोला वो मिस हो गया ना, कोई नहीं, बाद में सुन लेना, पर कम से कम अब तुम सुनने लायक पूरी तरह सजग तो हो गए। तुम्हारी आंखें जो हैं वो पहले टिमटिमाते बल्ब थे, अब 1000 वॉट का बल्ब बन गई। तो अगर निद्रा आए, कोई ग्लानि नहीं, कोई गिल्ट नहीं, ले लेना, मुक्त होकर लेना। मैं इसी आधार से ही ध्यान कराता चला आया हूँ, और जिन्होंने भी किया है उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है बेटा, इसलिए इस विषय में चिंता मत करना। ध्यान जीवन को सरल बना देता है या जीवन को सरलता से देखना सिखाता है? दोनों बातें।
सरलता से देखना सिखाता, तभी जीवन सरल हो पाता। जैसे जैसे साक्षी भाव जितने अंशों में माने विटनेस विकसित होता जाता है, उतने अंशों में ये समझ विकसित होती है, अंडरस्टैंडिंग, किस विषय पर कितना दिमाग खराब करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। जब इतना अधिकार आ जाता है तो निश्चित है जीवन सरल ही होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान के द्वारा संभव है। अभी भी जो युवा ये सोच रहे हैं कि हम ध्यान करें या ना करें, करें तो कैसे करें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात, जैसा तुमने पूर्व में कहा, पिछला पॉडकास्ट देखो, इसका समाधान तो यही है। फिर भी क्या मैं ध्यान 3 मिनट वाला फिर से बता दूं? जी ठीक है, एक बार पुनः बता देते हैं। दिन में 10 मिनट एक साथ नहीं दे सकते, 3 बार 3 मिनट। 3 मिनट थोड़ी अवधि है नहीं, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड्स। 60 मिनट की एक रील देखते हैं हम तो 3 रील जितनी अवधि हो गई, थोड़ी नहीं है। अटेंशन स्पैन जब 5 सेकंड तक रह गया, आजकल यही तो कहते हैं, 5 सेकंड तक अगर वीडियो ने अटेंशन ग्रैब नहीं किया तो लोग नहीं देखते। हालांकि हमारे विषय ऐसे नहीं है 5 सेकंड वाले, पर फिर भी ऐसा ही कहते हैं ना। तो इसका अर्थ है कि 5 सेकंड का इतना महत्व हो गया कि अटेंशन टॉपल कर सकती है। तो 180 सेकंड तो बहुत हो गए। 180 सेकंड तक केवल और केवल अपनी चल रही श्वास का पीछा करना है। श्वास तो चल रही है, सांस लेना तो नहीं सिखाया जा रहा, पर इतना कहा जा रहा, जो चल रही उसको विद कंप्लीट अटेंशन उसे अनुभव करो। हाउ? अब जैसे ही नाक में श्वास, नई ब्रेथ, नया ब्रेथ नाक में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, तुम अपनी अटेंशन को उसके साथ ले जाओ। लाइक अ इंजन। इंजन कौन बना? इंजन बना तुम्हारी अटेंशन, अवेयरनेस। तो इंजन बन करके सांस के साथ आगे चुक चुक गाड़ी चलाओ, और इंजन बन करके उसको थ्रू द नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज से घूमेगा, सांस नीचे गले को छूता हुआ नीचे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो लंग्स तो दिखते नहीं, तो हम फिर मोटे रूप से क्या कहते हैं कि सांस अब पेट तक चला गया, नाभि तक, नेवल तक चला गया। जाता तो लंग्स में है, पर कहते तो यही है ना हम कि नाभि तक सांस भरो, माने टेक अ डीप ब्रेथ। तो तुम डीप ब्रेथ को चेज करो, स्केल करो, फॉलो करो, और भीतर जैसे ही गया रोकना नहीं है। अब उसने बाहर भी तो आना है ना अपने आप। अब उसे बाहर भी इंजन बन के लाओ, उसी पैसेज से वापस लाओ जिस पैसेज से गया, गले से स्केल करते हुए नेजल पैसेज, और नाक से बाहर दूर तक उसे छोड़ाओ। बस इतना करना है। पूरी तरह से इंजन बन के अटेंशन सांस को, सांस रूपी डब्बों को ले जाए, भीतर ऑक्सीजन का माल उतारे, ड्रॉप करे, और फिर अनलोड करके इंजन वापस उन खाली डब्बों को, उन डब्बों में तो कई गैसेस भी होंगी, उनको बाहर छोड़ आए। तो ये तुमने एक्सपेरिमेंट करना है। 3 मिनट में कितनी बार होगा, इस पर मैं पिछले पॉडकास्ट में विस्तार से बोल चुका हूँ। अगर देख चुके हो, वेरी गुड, तुम्हें ज्ञान है। नहीं देखा, नो, दिस इज अ मोमेंट दैट वुड इम्प्रेस यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड। बस इतना ही प्रयोग अभी सिखाया गया, धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो जितने व्यूअर्स इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या हम उनके लिए एक छोटा सा डेमो कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स का? कर सकते हैं। खुली आंखों से या बंद आंखों से, आंखें बंद कर लोगे
तो फिर तुम बाकी भी अभ्यास आगे बंद करके करोगे। तो मैं आंखें खोल के कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो ऑफिस में बैठ के भी करना है, इसलिए आंखें खोल के। पर अगर बंद आंखों से करोगे तो लाभ अधिक होगा, क्योंकि बाहर ध्यान नहीं भटकेगा, वरना तो बाहर कोई निकल गया सामने से भटकेगा। पर फिर भी मैं आंख बंद करके नहीं, खोल के कराता हूँ। पर तुम अगर संभव हो, इफ इट इज पॉसिबल, देन क्लोज योर आइज एंड देन डू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब पूरा ध्यान मुझे सौंप दो। तुम्हारे कान केवल मेरे शब्दों को सुनेंगे और आसपास की ध्वनियों को स्वीकार लो। आसपास से बहुत सी ध्वनियाँ आ रही, और लोग बात कर रहे, किसी का मोबाइल बज रहा, कोई बाहर से गाड़ी की ध्वनि, कोई सामान को रखने की, किसी के चलने की, किसी की बातचीत की ध्वनियाँ। एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, सारी ध्वनियों को स्वीकार लो। ठीक है, एक्सेप्ट। अब बाहर सांस को छोड़ो और पूरी सजगता विद एब्सोल्यूट अटेंशन नासिका के द्वार पर, एट द डोर्स ऑफ योर नॉस्ट्रिल, अपनी अटेंशन को लाओ और सांस भरना आरंभ करो। जैसे जैसे सांस नासिका में प्रवेश कर रही, तुम उसके साथ साथ चलो। श्वास नासिका मार्ग में, द नेजल पैसेज, होते हुए गले को छूते हुए नीचे छाती, छाती से नीचे गहरे नाभि तक पहुंच गई। गहरी श्वास, धीमी गति से स्लोली अब श्वास को पूरी सजगता से उसी मार्ग से, द सेम पाथ, वापस लेके आओ। नेजल पैसेज, नासिका से बाहर छोड़ दो, छूटी श्वास को दूर जाने दो। फिर से नासिका मार्ग, जो नॉस्ट्रिल, वहाँ से नई ताजी श्वास को भीतर लाओ, लाते जाओ। नेजल पैसेज, गले को छूते हुए, छाती से होते हुए नीचे नेवल नाभि तक गहरी श्वास। अब धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है, उसी मार्ग से, सेम पाथ। नाक से श्वास बाहर छूट रही, दूर गई। फिर से एक नई ताजी श्वास नाक में प्रवेश, नाक में चढ़ते हुए नेजल पैसेज, गले को छूते हुए छाती से हो नीचे पेट में नाभि तक गहरी श्वास। धीमी गति से स्लोली एक्सेल, बाहर श्वास को गले से नासिका मार्ग, नासिका से बाहर छोड़ते जाओ, छोड़ कर आओ, दूर छोड़ दो। अंतिम बार फिर से एक नई ताजी श्वास नासिका में प्रवेश करती, नाक के माध्यम से नेजल पैसेज, गले को छूती हुई छाती से होकर पेट में नेवल तक पहुंचती श्वास, ए डीप जेंटल ब्रेथ। उसी प्रकार सहज गति से धीमी श्वास बाहर, नासिका से बाहर छूट रही। एक्सेल, धीमी गति, स्लो
pace of your outgoing breath. इसी प्रकार श्वास को फिर से भरना, भीतर नासिका मार्ग से होते हुए गला, छाती, पेट में पहुंचना, नाभि तक पहुंचना और धीमी गति से स्लो पेस बाहर छूटना अनुभव करो. ऑब्जर्व द आउटगोइंग ब्रेथ. नाक से छूटकर श्वास दूर जा रही, दूर जा रही, दूर जा रही. इसी प्रकार फिर से ताजी श्वास भरते हुए फिर से आगे बढ़ो. अभी के लिए प्रयोग मैं इस रिकॉर्डिंग में इतना ही करता हूँ. बाकी तुम अपने भीतर स्वयं करना. सत्यप्रिया, बाहर आओ. हमने 30 सेकंड किया होगा शायद, कुछ ज़्यादा, कुछ अधिक, पर उस 30 सेकंड में इतनी शांति अनुभव हो रही है कि आगे कुछ और बात करने का भी जी नहीं कर रहा. चलते चलते एक बार फिर मैं चाहूँगी कि आप एक बार पुनः हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से आपसे जुड़ा जा सकता है. इसी वीडियो के नीचे ईमेल है. उस ईमेल आईडी पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें और वो ईमेल कोई और नहीं, मैं स्वयं पढ़ता हूँ और उनका उत्तर देता हूँ. ये अलग है कि ग्रामेटिकली उतना ध्यान नहीं देता, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मेल होती हैं. पर स्वयं पढ़ता हूँ, उत्तर देता हूँ. उस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा भेजें, जुड़ जाएं, फिर वहीं से मैं मार्ग दूंगा जिससे वो हमारी ईमेल लिस्ट इत्यादि में भी आ सकते हैं. सहज है. बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इतने सारे प्रश्नों का, संदेहों का आपने निवारण किया, प्रश्नों का उत्तर दिया और हम सभी को ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद. और दर्शकों से यही कहते हैं कि जुड़े रहें इस पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है. इस मार्ग पर हमें साथ बहुत आगे बढ़ना है. नमस्कार.